हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनित आईएएस। पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स की आइए चर्चा करते हैं जीएस कैप्सूल के इस अंक में। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में फेडरल सिस्टम है। इसको कैसे जानेंगे कि फेडरल सिस्टम है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है और किस विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है। सबसे पहला, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। दूसरा, हमारा संविधान लिखित संविधान है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। उसके साथ साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था हमारे देश में की गई है। लिखित संविधान है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ये बताती हैं कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। विशेष परिस्थितियों में, आपात की स्थिति में भारत की शासन व्यवस्था संघात्मक से एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें जो शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में है उसका झुकाव सारा का सारा केंद्र के हाथ में आ जाता है। वो विशेष परिस्थितियों में आपात स्थिति के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल हो, राष्ट्रपति शासन की स्थिति हो या वित्तीय आपातकाल हो, उसमें शक्तियाँ केंद्र में सारी संग्रहित हो जाती हैं। केंद्र के पास वो शक्तियाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। संघात्मक व्यवस्था से तात्पर्य संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन भी है। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य क्या है? आर्टिकल 44 आजकल काफ़ी चर्चा में है। सरकार इसके लिए एक अधिनियम लेकर के आने वाली है, विधेयक प्रस्तुत करेगी और वो पास होकर के अधिनियम का रूप लेगा और कॉमन सिविल कोड के लिए कानून बनाया जाएगा। समान नागरिक संहिता से तात्पर्य एक ऐसे कानून से है जो सभी नागरिकों के पारिवारिक मामलों में जाति एवं धर्म से परे रह करके समान विधि को लागू करे, समान तरीके की सारी व्यवस्थाएं हो देश के सभी नागरिकों के लिए। जैसे अभी वर्तमान में पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह बने हैं, तो ये अलग अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके अलावा और व्यक्तिगत स्तर पे अलग अलग धर्मों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको सबको समाप्त करके कॉमन सिविल कोड बनाया जाएगा, सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून। उसके अलावा मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी जी के समय में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। उस समय कुल 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि जो माता पिता या संरक्षक हैं और वो ये काम करेंगे कि उनके 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, यानी कि अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों में परिवर्तन किया गया, मूल अधिकार में किया गया और डीपीएसपी में किया गया। तीनों के अंदर शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया। शिक्षा के अधिकार को 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। और आर्टिकल 45 जो कि हमारे डीपीएसपी का है, उसकी विषय वस्तु को चेंज किया गया और कहा गया कि 6 वर्ष से कम बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए उनके पालन पोषण के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था की भी राज्य जो है वो समुचित व्यवस्था करेगा। इसके बाद में देखिए महान्यायवादी, भारत का जो महान्यायवादी है आर्टिकल 76 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर इन्हें संविधान में जगह दिया गया है। आर्टिकल 76 पर ही इनकी चर्चा कर दी गई है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी कि इनका जो पद होगा वह राष्ट्रपति की इच्छा पर होगा और भारत सरकार का ये एक तरीके से सबसे बड़ा लीगल एडवाइज़र होगा, वकील होगा भारत सरकार का महान्यायवादी। इसके साथ में एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को ये अधिकार होगा कि वो किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद की किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाही में भाग ले। किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वो मत देने का अधिकारी नहीं होगा। भाग ले सकता है, बोल सकता है, मत नहीं दे सकता है। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी दोनों को ये सुविधा दी गई है। ये संविधान का आर्टिकल 88 है। धन विधेयक आर्टिकल 110 संविधान में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक
के संदर्भ में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा सक्षम है। लोकसभा के द्वारा पास किया गया विधेयक राज्यसभा में केवल 14 डेज के लिए जाता है। अगर राज्यसभा उसे पास करती है तो ठीक, अगर नहीं करती तो भी 14 डेज के बाद उसे पास मान लिया जाएगा। वहीं संविधान संशोधन विधेयक है तो उसके लिए दोनों सदनों में अलग अलग से पास होना जरूरी है। उसके लिए भी कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। केवल वित्त विधेयकों और साधारण विधेयकों के संदर्भ में ही ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 संविधान में आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था दी गई है। तो वो केवल और केवल दो विधेयकों के संबंध में। वित्त विधेयक दो स्वरूप का होता है, कुछ वित्त विधेयक साधारण विधेयक जैसा है, कुछ वित्त विधेयक धन विधेयक जैसा है। तो जो विधेयक वित्त विधेयक साधारण विधेयक जैसा है उन्हीं के संदर्भ में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा केवल एक बार मौलिक कर्तव्यों में परिवर्तन किया गया है और मौलिक कर्तव्य संशोधन के द्वारा ही संविधान का हिस्सा बने हैं, मूल संविधान में शामिल नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में जोड़ा गया है। मूल रूप से केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। 11वें को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। इस अंक में इतना ही।